गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड वेल। आज थोड़ा वेदर क्लाउडी है, ठीक है, तो पढ़ने का अच्छा इन्वायरमेंट है, ठीक है, आराम से बैठ के हम पढ़ सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं आज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कल लास्ट चैप्टर और लास्ट टॉपिक में मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था कि अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, अकाउंटिंग का इंपॉर्टेंस क्या होता है, इसके फीचर्स क्या होते हैं। मैंने आपको अकाउंटिंग बता दी, अकाउंटिंग क्या होती है। तो चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे शुरू करते हैं। और मैंने आप लोग से बोला है ना, मैं मंडे को क्या कहते हैं टेस्ट लेने वाला हूँ, पेपर में डिज़ाइन करके दूंगा और ये टेस्ट इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, और आपको अटैम्प्ट करना ही करना है इसको, ठीक है, टेक इट सीरियसली। तो चलिए शुरू करते हैं। बाकी टेस्ट के बारे में भी आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे क्या होगा, ठीक है। और हाँ, मैंने बताया था फीडबैक के लिए आप लोग चाहे तो फीडबैक अपना डायरेक्टली दे सकते हैं। अगर कोई चीज़ आपको ना समझ में आ रही हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्टली मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं या आप ग्रुप में अपने मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था अकाउंटिंग क्या होती है। अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस, नहीं, अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू द यूजर फॉर जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। इस डिफिनीशन को मैंने 2 वीडियो बना के एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया था, आप जाके ऊपर देख सकते हैं, ठीक है। सेकंड था आपका ऑब्जेक्टिव, क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। सबसे पहला होता है रिकॉर्ड रखना, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन करना, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना, फाइनेंशियल पोजीशन जानना, उसके बाद इंफॉर्मेशन लोगों तक कम्युनिकेट करना, पांचवा मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन बताना, छठवां कोई फ्रॉड से बचाना। उसके बाद क्या क्या फ़ायदे होते हैं। इट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन विच इज़ यूजफुल फॉर मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, ठीक है। सेकंड क्या होता है, ओनर्स की कंपनी को एक साल का दूसरे साल से कंपेयर करने में हेल्प करता है, ठीक है। कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताता है, उसका सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन करने में हेल्प करता है, कंपनी के टैक्स लाइबिलिटीज़ पता करने में हेल्प करता है, कितना टैक्स पे करना है, ठीक है। और उसके बाद जो भी आपके अकाउंट है, ठीक है, उसको मेंटेन करके हमें पता लगता है हम किस सामान को कितने में बनाएं, कितने में हम उसको बेचेंगे। नेक्स्ट आता है आपका लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, जो कि आज का हमारा न्यू टॉपिक है। आज का हमारा न्यू टॉपिक है वो है हमारा लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग में जो सबसे पहला लिमिटेशन दे रखा है, इट इज़ हिस्टोरिकल इन नेचर, इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द करेंट वर्थ ऑफ अ बिजनेस। जी हाँ, बिल्कुल सही। जो भी आप अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है, वो हिस्टोरिकल इन नेचर होती है। हिस्टोरिकल इन नेचर का मतलब क्या होता है कि जैसे कि आपने जो एसेट आपने जिस रेट पे ख़रीदा है उसी रेट पे आप लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मैंने मशीन खरीदी थी 10,000 रुपये की, तो मैं 10,000 की ही रिकॉर्डिंग करूँगा। नहीं मतलब है उसकी आज की डेट में वैल्यूएशन कितनी है, 15,000, 20,000, 25,000। तो ये करंट वैल्यू नहीं जताता है, ये हमें बताता है क्या, जिस वैल्यू पे हमने एसेट को एक्वायर किया था। एक्वायर करने का मतलब क्या है, जिस वैल्यू पे हमने एसेट को लाया था। क्या ये सही है? अब एक तरीके से तो ये सही नहीं है, क्योंकि अगर हमें करंट वैल्यूएशन बिजनेस की निकालनी हो तो हम अकाउंट की बुक पे जाएंगे, और अकाउंट्स की बुक पे जब हम लोग जाएंगे तो हम लोग उसी वैल्यू पे कैलकुलेट करेंगे ना, जो वैल्यू हमने उसमें नोट की हुई है। तो क्या वो वैल्यू आज की है? नहीं, वो वैल्यू हिस्टोरिकल वैल्यू है। तो हिस्टोरिकल इन नेचर का मतलब जिस वैल्यू पे हमने सामान को खरीदा था उसी वैल्यू पे हम उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं। एक और आपके आगे लाइन दे रखी है, मोरओवर द फिगर्स गिवन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इग्नोर द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन प्राइस लेवल। जी हाँ, बिल्कुल सही। तो जो भी आपके फिगर्स दिए रहते हैं किसमें, अकाउंट्स की बुक में, वो करंट प्राइस लेवल नहीं होते। वो आपके जिस प्राइस लेवल पे आपने परचेस किया होता है वही प्राइस लेवल आप उसका उस पर लिखा होता है। करंट प्राइस लेवल का कोई उस पर वो नहीं होता है, ठीक है। यानी जो भी प्राइस चेंजेस हुए हैं उससे कोई मतलब नहीं होता। सेकेंड आता है आपका, इट कंटेन ओनली दोज इंफॉर्मेशन विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। जी हाँ, बिल्कुल सही। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि हम केवल जितनी वैल्यूएशन है उतनी वैल्यू अकाउंट की बुक में नोट करते हैं, उसके अलावा हम कुछ भी रिकॉर्डिंग नहीं करते। इमोशंस का, ठीक है, फीलिंग्स का, सामान कैसा था, ये सारी चीज़ हम रिकॉर्ड नहीं करते। हम केवल क्वांटिटी और वैल्यूएशन यही नोट करते हैं। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हम उसको कभी भी नोट नहीं करते कि कैसा बना था, क्या बना था, कितना ख़राब था, कितना अच्छा था, ये सारी चीज़ें नहीं नोट करते। तो देखिए आगे क्या दे रखा है, इट इग्नोर्स क्वालिटेटिव एलिमेंट्स सच एज एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, क्वालिटी ऑफ स्टाफ, कस्टमर सेटिस्फैक्शन एटसेट्रा। तो ये भी एक तरीके का लिमिटेशन है। जी हाँ, बिल्कुल सही, कि जो सामान हमारे वहाँ लोगों ने खरीदा उसका उस फीडबैक क्या रहा, स्टाफ कितना हमारा एफर्ट किया, ये सारी चीज़ें नहीं, कितना पैसा लगा वही हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, बस, और कुछ नहीं। थर्ड आता है आपका, इट में अफेक्ट बाय विंडो ड्रेसिंग मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट टू प्रेजेंट मोर फेवरेबल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस फर्म देन इट्स एक्चुअल पोजीशन। जी हाँ, बिल्कुल सही।
विंडो ड्रेसिंग, जो कि आपके अकाउंट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। विंडो ड्रेसिंग, अभी तो फिलहाल मैं आपके बारे में विंडो ड्रेसिंग के बारे में आपको इतना बताता हूँ। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है कि अकाउंट्स को मैनिपुलेट करना। मैनिपुलेट करने का मतलब क्या करना? चेंज करना। चेंज करने का मतलब क्या करना? कि उसको इस तरीके से दिखाना कि आपका अकाउंट अच्छा दिखे। समझ में आ रहा है? अब अच्छा दिखने से क्या होगा? सुंदर नहीं, आपका जो अकाउंट है ऐसा दिखे कि जैसे कि आपका लॉस हुआ है तो आप लॉस छुपा लो, ठीक है? ऐसा दिखा दो कि लॉस एक्चुअल में लोगों को पता ही ना चले। तो इसके बारे में आपको भी ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा आगे, जब आपका चैप्टर नंबर वो आएगा, क्या बोलते हैं, 4, अकाउंटिंग कन्वेंशन एंड प्रिंसिपल्स। तो उसके बारे में आपको ब्रीफली इसमें डिस्क्राइब करूंगा। पर यहाँ पे क्या होता है, बस आप इतना जान लीजिए कि जो कि अकाउंट्स होती है विंडो ड्रेसिंग से इफेक्ट होती है। यानी अकाउंट्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं, अकाउंट्स को चेंज कर सकते हैं। अकाउंट को कैसे चेंज कर सकते हैं? ये दिखा सकते हैं कि अकाउंट्स हमारा फेवरेबल है, ठीक है? क्योंकि देखो, अकाउंट जो बनाता है वो एक पर्सन ही बनाता है, तो उसके जजमेंट के हिसाब से हम अकाउंट को बना सकते हैं। उसको इस तरीके से बना सकते हैं कि लोगों को दिखे कि अकाउंट हमारा बिल्कुल अच्छा बना हुआ है। चौथा आता है, इट इज़ नॉट फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस एंड पर्सनल जजमेंट ऑफ द people dealing with it. For example, different people have different opinion regarding life of asset for calculating depreciation, provision for doubtful debts, etc. जी हाँ, बिल्कुल सही, ये भी एक पॉइंट होता है। जो पर्सन अकाउंट की बुक में एंट्री कर रहा है, याद रखिएगा, जो भी पर्सन अकाउंट्स की बुक में एंट्री कर रहा है उसके पर्सनल बायस पे, उसके पर्सनल बेसिस पे अकाउंटिंग की जाती है। बिल्कुल सही है, उसके पर्सनल जजमेंट से अफेक्ट करते हैं, क्योंकि हर इंसान का अलग अलग प्रोस्पेक्ट होता है, ठीक है? कोई डेप्रिसिएशन के बारे में कुछ सोचता है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट, मैं भी आपको इसके बारे में आगे बताऊंगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट का मतलब होता है कि वो पैसा जो डेटर से रिकवर नहीं हो पाया। ये सारी चीज़ें आगे भी मैं आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन करूंगा। बस अभी फ़िलहाल के लिए आप इतना जान लीजिए कि जो आदमी अकाउंट में नोट कर रहा है उसके पर्सनल जजमेंट पे अकाउंटिंग डिपेंड करती है, मतलब उसके पर्सनल जजमेंट पे भी अकाउंटिंग की जाती है, ठीक है? जो कि अफेक्ट करती है, जाहिर से इफेक्ट करती है। इसके बारे में जब मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको मैं एकदम ब्रीफली बताऊंगा, ठीक है? तो अभी फ़िलहाल के लिए इतना याद रखिएगा कि अकाउंट जो होती है मेरी पर्सनल जजमेंट पे डील करती है। और पांचवा है, इट इज़ बेस्ड ऑन वेरियस कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशन विच में हैम्पर द डिस्क्लोजर ऑफ रियलिस्टिक फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस फर्म। जी हाँ, बिल्कुल सही, ये मैं आपको बता रहा था चैप्टर 4 के बारे में। तो यहाँ जान लीजिए, अकाउंटिंग जो होती है कुछ कन्वेंशन और कुछ प्रिंसिपल्स के हिसाब से होती है, कुछ कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे होती है, ठीक है? तो वो कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन जब हम यूज़ करते हैं तो कभी कभी क्या होता है, वो एक्चुअल फिगर्स आप नहीं दिखाते, आप वो दिखाते हो जो कि आपका अच्छा होता है बिजनेस के लिए, ना कि वो जो कि सच होता है। आप वो चीज़ें शो करते हो कन्वेंशन, सॉरी क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट के हिसाब से, जो चीज़ें अच्छी होती हैं, ना कि जो चीज़ें सच होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एसेट इन बैलेंस शीट आर शोन एट देयर कॉस्ट एंड नॉट देयर मार्केट वैल्यू विच कुड बी रियलाइज्ड ऑन देयर सेल। यानी कि बिल्कुल सही, हिस्टोरिकल कॉस्ट, अभी मैंने कहा था ना हिस्टोरिकल कॉस्ट, यानी कि जिस वैल्यू पे एसेट को खरीदे तो उस वैल्यू पे लिखते हैं, ना कि करंट वैल्यू पे। तो एसेट में हम दिखा देंगे जिस वैल्यू पे हमने एसेट को खरीदा है, ना कि जो उनकी आज की डेट की मार्केट वैल्यू है। तो इसी तरीके से कई सारे कॉन्सेप्ट्स और प्रिंसिपल्स होते हैं जिनके बेसिस पे हम क्या करते हैं हम जिनके बेसिस पे हम रिकॉर्डिंग करते हैं और जो कि इम्पैक्ट करते हैं। तो ये आपका टॉपिक खत्म। इसकी क्या क्या लिमिटेशन होती है? 5 लिमिटेशन होती हैं। सबसे पहला, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बेस होता है, ठीक है? केवल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ही रिप्रेजेंट की जाती है। तीसरा क्या होता है आपका, विंडो ड्रेसिंग होती है। चौथा पर क्या होता है, पर्सनल जजमेंट पे बेस करता है। पांचवा क्या होता है, कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन से डील करता है। तो इतना बहुत है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे बुक कीपिंग, ठीक है? आज के लिए इतना ही, थैंक यू।